हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 25 नवंबर अर्थात आज से एएलपी की एग्जाम शुरू हो चुकी है। पहली शिफ्ट भी हो चुकी है। तो पहली शिफ्ट में बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिख देता हूँ कि एएलपी एग्जाम एनालिसिस 2024 बायोलॉजी शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चंस। बायोलॉजी से जो शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। क्या आप सभी को पता है हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाएंगे, है कि नहीं। देखो, ऐसा कहा गया है, ये ऐसे सुनने में भी आया है, बच्चों से बात भी हुई है, वैसे कह रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायोलॉजी से थोड़े बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आप सभी को पता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक एक क्वेश्चन करना है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया, क्वेश्चन नंबर 1 कि किस कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है। किस कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। बताओ, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बायोलॉजी का, किस कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है, किस में होता है। आपका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। देखो एटीपी, सबसे पहले एटीपी का पूरा नाम आपको पता होना जरूरी है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम है, ठीक है। एटीपी है क्या, देखो कोशिकीय शोषण की प्रोसेस आपने पढ़ी है। कोशिकीय शोषण की प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ में जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है वो एटीपी की फॉर्म में होता है। तो हमारे शरीर में बनने वाली क्या है, ऊर्जा है, क्या, एटीपी। इस एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोशिकीय शोषण की प्रोसेस कहाँ होती है, ये कोशिकीय शोषण की प्रोसेस होती कहाँ है, तो ये कोशिकीय शोषण की प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है यानी कि एटीपी का निर्माण हो रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति घर, ठीक है, या फिर ऊर्जा घर भी कह सकते हैं हम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आ गए समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि कोशिकीय शोषण की प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जो ऊर्जा बनी है वो एटीपी के रूप में बनती है। और इसी एटीपी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ऊर्जा मुद्रा के बारे में पूछे तो बता देना हमारी ऊर्जा मुद्रा है एटीपी।
ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आपको हर शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, एएलपी के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होंगे प्रत्येक शिफ्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच स्टार्ट किया था, जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। इसमें 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी हो या आरपीएफ हो, सभी एग्जाम के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन है ना। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भैया। ऊर्जा कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये था भैया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जो कपालीय तंत्रिका है, कपालीय जो तंत्रिका है या तंत्रिकाएं है, और या फिर वह मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं मिलकर मस्तिष्क के या तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंत्र के किस भाग का निर्माण करती है, किस भाग का निर्माण करती है, बताओ भैया। बताओ क्या होगा राइट आंसर, बताओ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कपालीय तंत्रिकाएं व मेरु तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र के किस भाग का निर्माण करती है। देखो भैया कंफर्म ये पता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों से बात की है कि नहीं है, तो वो कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि भैया क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे लगा, मैंने जब स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने अधिकांश इसी चीज़ के बारे में बताया था कि भैया यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यानी कि जो कपालीय तंत्रिकाएं और जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो मिलकर तंत्रिका तंत्र के किस भाग का निर्माण करती है, यही क्वेश्चन निकल कर है। देखो आप सभी को पता है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ध्यान से समझना। पहला जो होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखो बुखार आ रहा है बहुत तेज, फिर भी आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र में हम जो हमारे सेंटर में आता है, यानी कि हमारे शरीर के जो सेंटर में आता है नर्वस सिस्टम का हिस्सा, उस हिस्सा के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, यानी कि मस्तिष्क के बारे में और मेरुरज्जु के बारे में। ठीक है, दूसरा होता है ये सीएनएस होता है, एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपके ब्रेन से कुछ नर्व निकलती है, कुछ तंत्रिकाएं निकलती है, कुछ तारों का जाल निकलता है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ तारों का जाल निकलता है, कुछ तारों का जाल निकलता है। तो जो ब्रेन से निकलती है उसे तो बोलते हैं क्रेनियल नर्व, है कि नहीं। हिंदी में लिखते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुरज्जु है, इससे कुछ तंत्रिकाएं निकलती है जिन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व, यानी कि
मेरु तंत्रिकाएं। कपाली तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। दोनों मिलकर कितने जोड़ी हो गई? 43 जोड़ी हो गई। 2 1 3 3 1 4 43 जोड़ी हो गई भैया। ठीक है, देखो नर्वस सिस्टम पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बिल्कुल सेंटर में है। अब हमारे शरीर के सेंटर में क्या है? ब्रेन है, और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ तारों का जाल निकला हुआ होता है, जिन्हें हम नर्व तंत्रिकाएं कहते हैं। ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लाने वाले जाने का काम करती है आपके शरीर के अंगों से। ठीक है, तो वो होती है स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। क्रेनियल जो नर्व यानी कि कपाली तंत्रिका जो होती है वो 12 जोड़ी होती है, और स्पाइनल नर्व यानी कि मेरु तंत्रिका होती है वो 31 जोड़ी होती है। टोटल होती है भैया ये 43 जोड़ी। इतनी बात क्लियर है। और एक होता है एएनएस, इसका तीसरा पार्ट कौन सा है? यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये इनवॉलेंट्री जो रिएक्शंस होती है उनको कंट्रोल करता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ये चैप्टर जाकर के पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तभी भी। और मेडुला जो ओब्लंगेटा है एमओ, वो भी इसी का हिस्सा माना जाता है। इसका भी मानते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, एमओ को यानी कि मेडुला ओब्लंगेटा को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा मानते हैं क्योंकि एक ब्रेन का भाग है। तो आपके नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो आप सभी को पता है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का। आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछे तो बता देना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है इसमें। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में पूछे तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, लेकिन अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है भैया। जो चीज़ें बताई गई है उन चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो ये पूछे गए थे भैया। चलिए आगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे मैं आपको बता देता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। देखो प्रत्येक शिफ्ट के क्वेश्चन का यहाँ एनालिसिस करवाया जाएगा आपको, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है उनका। हो सकता है थोड़ी लेट क्लास आए क्योंकि तबीयत तो आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा खराब है। कल टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चन नहीं आए थे, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ भी डाल दूंगा मैं भैया, जा करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भैया हमारा, इजी है ना क्वेश्चन? अब तक तो आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे आपको। बच्चों में आनुवांशिक लक्षण किससे आते हैं? कि बच्चों में जो आनुवांशिक लक्षण है वो किससे आते हैं? किससे आते हैं बताओ? माता से आते हैं, पिता से आते हैं, सी दोनों से आते हैं, और डी है नाना से आते हैं। देखो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपने देखा होगा मम्मी पापा से कुछ लक्षण हमारे शरीर में आते हैं, ये तो कन्फर्म है। इनमें से कुछ जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि देखा होगा कि बालों का जो कलर होता है वो हमें मम्मी पापा से आता है, लेकिन हमारी स्किन का कलर, बालों का कलर, आँखों का कलर है कि नहीं है? जो नाखून है वो मम्मी पापा जैसे होते हैं। आपका चेहरा है, अपन कहते हैं ना जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो तू तो तेरे पापा को गया है, तू तेरी मम्मी को गया है। तो याद रखना जो आनुवांशिक लक्षण है वो किससे आते हैं? मम्मी से और पापा दोनों से आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। बात क्लियर? इसके लिए डीएनए जिम्मेदार होता है, डीएनए के कारण ऐसा होता है भैया। तो डीएनए से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म, और भी डीएनए से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है।
तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये था भैया। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ओके भैया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो भैया, देखो चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो पुष्प के भागों से पूछा गया था। अब कन्फर्म मुझे ये पता नहीं है कि भैया पुष्प के कौन से भाग से पूछा गया था और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन पुष्प का जो भाग है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन मैं आपको पुष्प के भागों के नाम बता देता हूं ताकि आपको सारी की सारी ही चीजें क्लियर हो जाए। देखो, जो नर पुष्प होता है, इस नर पुष्प को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। इस तरीके से आपने डायग्राम देखा होगा नर पुष्प का। तो ऊपर थैली के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है एंथर, यानी कि परागकोश। इसमें सफेद रंग का एक दानेनुमा एक संरचना होती है जिसे बोला जाता है पोलिन ग्रेन, पोलिन ग्रेन्स, यानी कि परागकण। ठीक है, और ये डंडी के समान जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये होता है भैया फिलामेंट। क्या होता है? ये फिलामेंट होता है। मादा पुष्प के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे गाइनोसियम कहा जाता है। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है भैया। तो ऊपर वाला जो भाग होता है इसे कहा जाता है स्टिग्मा, हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाग्र। ये बीच वाला जो भाग होता है इसे कहा जाता है स्टाइल, हिंदी में कहा जाता है वर्तिका। ये गोल गोल सा आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये होता है ओवरी, यानी कि अंडाशय। इसके अंदर एक संरचना और होती है जिसे बोला जाता है ओव्यूल, यानी कि डिंब। इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। पोलिनेशन के बाद और डिंब से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये नर पुष्प और मादा पुष्प के भाग मैंने आपको बता दिया भैया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया। बात क्लियर? आगे चलते हैं, चले आगे। देखो, वैसे तो यही क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा कहा जाता है, अब कंफर्म तो मुझे नहीं है, जो बच्चे कहते हैं हम तो भैया वही करवाते हैं ना। मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन तो आए ही आए थे भैया, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आया बताया, तो उसके बारे में बता देता हूँ आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः पर्दवी जालिका। कोशिका के अंदर देखते हुआ तो बहुत सारी झिल्लियों का एक जाल होता है जिसे अंतः पर्दवी जालिका कहते हैं। केंद्रक के पास होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, यानी कि खुरदरी अंतः पर्दवी जालिका। ये खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम क्या होते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। ऐसे संरचना है तो इस पर क्या बिखरे हुए हैं? इस पर राइबोसोम होते हैं भैया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? खुरदरी अंतः पर्दवी जालिका। याद रखना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होती है, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतः पर्दवी जालिका। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, तो इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है। याद रखना, ये लिपिड्स सिंथेसिस में सहायक होती है। यानी कि वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतः पर्दवी जालिका।
और लिपिड सिंथेसिस यानी कि वसा के संश्लेषण में सहायक। ये लो भैया, एक क्वेश्चन और दिमाग में आया है, पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, मैंने आपको ब्रेन से संबंधित वो क्वेश्चन करवाया था। कोई स्टूडेंट ऐसे भी कह रहे थे कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे नहीं से पूछा गया था कि ब्रेन का कौन सा विकसित अंग है, यानी कि कौन सा ब्रेन का कौन सा विकसित भाग है। तो अगर विकसित भाग के बारे में पूछे तो सेरेब्रम है, पर मस्तिष्क है, ये चीज याद रखना। लेकिन जो मेरे पास जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मुझे लगा ऐसा, एक बार इसे भी पूछा गया था भैया, कोई कह रहा है कि रिप्रोडक्शन से मिलान वाला क्वेश्चन आया था जिसमें हाइड्रा के बारे में पूछा गया था कि भैया हाइड्रा जो है वो किसके द्वारा अपना प्रजनन करता है, तो मुकुलन विधि द्वारा करता है, तो वो भी देख लेना भैया। वैसे हाइड्रा और कवक वगैरह के बारे में, इनके बारे में पूछा गया था। पता नहीं अब ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन आए थे वो 4-5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको। ठीक है, अगले सप्ताह में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। हाँ, लेकिन यह है कि मैंने 2-3 जगह पे वो ट्राई किया है। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इससे पिछले जो 4 क्वेश्चन है वो सटीक क्वेश्चन है, वो आए ही आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो किसी और अन्य यूट्यूब चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है उसको मैंने डिटेल में इसलिए बताया है ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, चाहे वो घुमा फिरा कर पूछे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आया है तो यहीं से ही पूछा गया होगा, इससे बाहर नहीं पूछा गया होगा। तो सेकंड शिफ्ट में तैयार रहना मेरे भाई, सटीक तरीके से आपको क्वेश्चन चाहे लेट हो सकता हूँ लेकिन सटीक आंसर बताया जाएगा, सटीक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, घुमा फिरा कर नहीं बताया जाएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो क्वेश्चन सटीक थे, वो क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे करवाए हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगा कि पता नहीं ये क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता, उन्हें मैंने आपको बताकर भी बोलकर भी बता दिया है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं भैया। तो मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। सेकंड शिफ्ट के लिए भी तैयार रहना, सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम जरूर आपको बताएं। तो जय हिंद जय भारत। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम, बाय बाय।